हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 गणित का पेपर जो एमपी बोर्ड परीक्षा 2023 में हुआ था। उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और आज थर्ड नंबर क्लास है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर क्लास कर चुके हैं और आज थर्ड नंबर क्लास में 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 19 नंबर से सारे क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए हैं, यानी टोटल क्वेश्चन इसमें 24 हैं और 24 में इससे पहले की क्लासों में 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी क्लास नंबर फर्स्ट और सेकंड में 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और आज क्लास नंबर थर्ड में 19 से लेकर साढ़े 24 तक क्वेश्चन करेंगे और आज का जो पेपर बोर्ड परीक्षा का 2023 में जो पेपर हुआ था उसको सारे को ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 2024 का पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी पर ऑल पे रखना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट में ये बताना अपना नाम और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताया करो। ओके, वीडियो भी शेयर कर दो उन सभी दोस्तों को जो क्लास 8 का एग्ज़ाम देने वाले एमपी बोर्ड परीक्षा में, जो इस बार क्लास 8 में है, उनको भी 2023 के जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन मिल जाए। उसके बाद आगे की वीडियो 2024 का भी सॉल्यूशन कराएंगे और 2025 में जो पेपर हुआ था उसका भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो इसमें 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं पहले क्या है। इसमें लिखा है संख्या 4.5 इंटू 10 की पावर 4, 10 की घात कितनी है 4, 10 की जो घात है 4 को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। सामान्य रूप क्या होता है, किसमें पॉइंट है, पॉइंट नहीं होना चाहिए, घातों में लिखा है घातों में नहीं होना चाहिए। ये क्या है सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या होता है, जो घातों में संख्या लिखी ये घातों में नहीं होनी चाहिए और जो संख्या पॉइंट लगाए वो पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, वह होता है सामान्य रूप। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो 4 पॉइंट इसके बटे में क्या मान लो, 1 मान लो, 1 मान लो, क्योंकि 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के बटे में 1 मान सकते हो। क्यों मान सकते हो, 1 का भाग इसमें देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब करना है यहाँ से पॉइंट हटा दो, जो पॉइंट लगा है ना, पॉइंट अगर हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 1 अंक है जो कि क्या है 5, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो 1 जीरो आएगी। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होते, जैसे 5 के बाद 1 और अंक लिखा होता, तो 1 और 2 गिनते और 2 जीरो रखते नीचे। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो वह 1 जीरो नीचे आएगी और क्या लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे। अब देखो, अब पॉइंट हट गया, क्या होगा 45 बटे में 10, यहाँ गुणा में क्या लिखा है 10 की पावर क्या लगा है 4। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 10 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, इस प्रकार 4 बार लिखना है। देखो घात कितनी लगी है 4, किस पे 10 पे, तो 10 को कितनी बार लिखना है 4 बार। अब इनके गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 4 जीरो हो रही ना, 1 2 3 4 जीरो आ गए, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ देखो इसी प्रकार तुम करना क्या है तुम्हें कि यहाँ पे जितनी घात लगी हो उतनी जीरो बढ़ा दिया करो। 1 है और 0 है, तो जितनी घात लगी हो उतनी जीरो बढ़ा दिया करो। यानी 10 पे जितनी भी पावर लगी हो तो तुम्हें क्या करना है, जितनी घात उतनी जीरो कर दो। तो 4 घात है 4 जीरो कर दो। ओके, जब 0 से 0 कट जाएगा तो उधर क्या बचा, इधर देखो यहाँ पे 4.5 इंटू 1000। ये 1 का तो कोई मतलब नहीं, 1 का भाग 45 में देंगे तो 45 होगा, 1 का भाग दे दो। ठीक है, तो 1 अगर अपॉन में आता है तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका तो भाग चला जाता। गुणा कर दो 45 का 1000 में तो 45,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर तुम्हारा। इसको ये लिख दिया मानक, जो अभी मानक रूप में था, ये इसको मानक रूप बोलते हैं, अब ये सामान्य रूप में आ गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी नोट करना। इससे पहले 20 नंबर भी क्वेश्चन लिया है, 20 नंबर क्वेश्चन लिया है, इसको भी देखते हैं। इसमें लिखा है 49x² माइनस 36 के गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करना, इसमें देखो जो 49 है वो 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता है कि नहीं, यानी 7 गुणा 7 करेंगे तो 49 आता। 7 का वर्ग क्या है 49 है, 7 पे घात 2 लगी है तो 7 को 2 बार लिखेंगे। इस प्रकार जो 49 आ रहे हैं ना वही 49 है। ठीक है,
और 6 का वर्ग करेंगे हम तो क्या आएगा, 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा इसका 36। 36 को 6 गुणा 6 लिखेंगे यानी 6 का वर्ग है। अब यहाँ देखो 49 है तो हम इसको 49 को 7 के वर्ग के रूप में लिखेंगे, 36 को 6 के वर्ग के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे 49 की जगह यहाँ पे 7 और x पे तो पहले से ही वर्ग लगाया तो x, अब 7 पे भी वर्ग है और x पे भी वर्ग है तो हम दोनों पे वर्ग लगा देंगे। क्या करेंगे, हम दोनों पे वर्ग लगा देंगे। माइनस 6, 36 क्या लिखेंगे 6 का वर्ग, 6 का वर्ग लिख दो। अब यहाँ पे एक सूत्र बन गया, कौन सा बन गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, देखो संख्या, दो संख्याओं पर वर्ग लगा हो, एक संख्या ये लगाया और एक ये लगाया, वर्ग लगाओ और उनके बीच में माइनस हो, यानी दो संख्याएं ए और बी है और उन पे क्या है वर्ग है और क्या है माइनस है, तो सूत्र क्या होता है, एक बार इन्हीं को क्या लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, यानी ए माइनस बी, एक बार इनको क्या लिखते हैं माइनस में लिख दें, एक बार इन्हीं को लिखते हैं प्लस में, इनके बीच में क्या लगाते हैं प्लस, जब वर्ग हटा देते हैं और इनको एक बार माइनस और एक बार प्लस लगा के लिखते हैं। तो ये देखो ये वाला फॉर्मेट ये तो सेम ही ना, ये तो ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए का स्क्वायर 7 ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर यहाँ पे 6 स्क्वायर है, तो इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मेट तो जे वाला है, तो इसी प्रकार इसका फॉर्मेट क्या होगा इसके रूप में होगा। तो देखो कैसे होगा, इसको देखो इसको लिखेंगे, अभी ये क्या करा था जब माइनस प्लस में लिखा था, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो इसको भी एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए का मान क्या है 7 है और बी का मान क्या है 6, इनकी जगह पे जे मान आ जाएंगे, ए की जगह पे जे मान और बी की जगह पे जे मान। देखो ए की जगह पे अगर मान रखते 7 है माइनस बी का मान कितना 6, एक बार इनके बीच माइनस लगा दिया और एक बार 7 है, ए का मान 7 है प्लस 7 तो लग गया, बी का मान क्या है 6। अब देखो एक बार ये क्या लग गया माइनस में और एक बार ये क्या लग गए प्लस में, और यही है इसका आंसर है। ठीक है, तो इसको अब तुम्हारे 19 और 20 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको नोट कर लो। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले कंप्लीट करो, नोट करो इसको जल्दी से। चलो अब अगला क्वेश्चन लिया है, अगला क्वेश्चन कौन सा है 21 नंबर क्वेश्चन है और इसे देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ा करो, उसके बाद आंसर देखा करो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लिया करो, एक दो बार पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा करो, उसे समझा करो, उसमें पूछ क्या रहे तो ज़्यादा अच्छे से आंसर समझ आएगा उसका। तो देखो क्या लिखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब एक पहले एक समांतर चतुर्भुज ले लो, क्या लेना है एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं इसकी कैसी होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं इसकी। इसको नाम दे दो ए, वी, सी और डी। देखो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर, सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर, यानी जैसे सम्मुख कोण कौन से होते हैं ये आमने सामने वाले, जैसे कोण डी के सामने क्या बन रहा है कोण बी, तो जो कोण बी पे एंगल बन रहा होगा, यानी बी पे यहाँ 50 का है तो यहाँ पर भी 50 का होगा। ठीक है, कितने का होगा, यहाँ पर भी 50 का और यहाँ पर भी 50 का, यानी बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों बराबर होगा। और कोण ए कोण सी के बराबर, जो कोण ए होगा वही सी होगा। अब इसमें तो आसन्न की बात करी गई, सम्मुख की बात तो करी नहीं गई है। तो आसन्न कोण क्या होते हैं, एक रेखा पर बनने वाले दो कोण, एक रेखा पर कोई भी इसमें से एक रेखा ले लो, उस पर बनने वाले दो कोण। अब एक रेखा ऐसे मान लो ए बी ले ली, क्या ले ली ए और बी, तो इस पर एक कोण कहाँ बन रहा है, एक कोण तो ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, ये दोनों होते हैं आसन्न कोण, एक रेखा बने। या फिर एक लाइन लेते हो तो कोण ए और डी बनेगा, अगर इस लाइन को लेते हो तो कोण बी और सी बनेगा। ठीक है, इस लाइन को लेते हो तो सी और डी बनेगा। समझा गया, ये कैसे होते हैं आसन्न कोण। अब आसन्न कोण कितने के, यहाँ पे 2:3 के। तो पहले देखो दिया क्या है इसमें, हल में देखो दिया है दो आसन्न कोण का अनुपात कितना है, 2 आसन्न कोणों का अनुपात। कितना है 2:3 है। अब यहाँ पे दो आसन्न कोण लिए तो अपन ने ए और बी ले लिए। अब यहाँ पे क्या होंगे, इन कोणों का अनुपात क्या है 2:3। अब इन्हें अनुपात में नहीं माने, 2:3 है
अब 2:3 का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई संख्या तुम्हारी क्या है यहाँ पे 10 है और एक है 15, ठीक है, एक है 10 और 15। अब ये संख्या में हुए क्या है, 5 से कट रही हैं दोनों, 5 से काट दो 2 बार और 5 से काट दो 3, तो ये 2:3 है। इस प्रकार ये 2:3 है। एक्चुअली में संख्या 2 और 3 नहीं है, इनका जो कोण जो होंगे उनका अनुपात है 2:3। समझ आ गया? तो मतलब 2 में भी किसी का गुणा हो रहा होगा और उसी संख्या का इसमें भी गुणा हो रहा है, यहाँ पे 5 का हो रहा है, तो दोनों में भी एक संख्या गुणा हो रहा, तो उस संख्या को x मान लेंगे। माना कोण a, अब कोण क्या लिख लो, a लिख लो, a क्या मान लो, 2x लगा लो, और कोण b में भी क्या लगा लो, 3 और x, मतलब कोण a यहाँ पे अनुपात है ना, 2 आसन कोण, 2x और 3x दोनों कोण हो गए। ये क्या हो गए, दोनों कोण। अब देखो, क्योंकि कोण a बराबर वो प्लस कोण v, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। क्यों होगा कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, संपूरक। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, मतलब दो जो आसन्न कोण है जो दोनों संपूरक है। संपूरक का मतलब क्या, दोनों संपूरक किसे बोलते हैं, 180 को संपूरक बोलते हैं। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 है। इन दोनों का जोड़ क्या है, 180। तो इनको लिखेंगे आसन्न कोणों का योग, संपूरक नहीं, संपूरक से न समझ आए तो 180 लिख लो। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, समझ आ गया? तो इसलिए 180 लिखा। अब कोण ए अपने पास है 2x, क्या है 2x, प्लस कोण बी अपने पास है 3x का, कितने का है 3x बराबर 180, ठीक है। 2x और 3x दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 180, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकालना, तो जो इंटू में 5 किसके गुणा में रहते हैं ना, तो 5x के गुणा में, तो गुणा वाले 5 हैं वो कहाँ जाएंगे, जो बराबर में संख्या है उसके बटे में, तो x बराबर 180, ये बटे में कहाँ आएगा 5। अब इन्हें 5 से भाग दे दो, देखो 5 3 15 होते हैं, तो 18 में भाग दे, 5 3 15, यहाँ 18 है ना, तो 15 आए, 5 3 15, तो ये तो 18 है ना, तो 3 बचे, 3 इसके आगे लगा दूँ तो 30 हो जाए, 5 6 30। x का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। ये तो x का मान आया है, किसका आया है, यह एक x का मान आया है। अभी यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, सभी कोणों की माप निकालनी है। तो यहाँ देखो, इधर देख लो यहाँ पे, अब कोण A, पहले कोण A यही निकाल लो। कोण A कितने का है, 2x का, ठीक है। कोण A कितने का है, 2x का, तो 2 का मान कितना है, इसका मान क्या है 36, x का मान क्या है 2 गुणा 36, यानी कितना हो गया 36 दूनी 72, कितना हो गया 72 हो गया। दूसरा देखो कोण B, कोण B कितने का है 3x, कितने का है 3x का, तो 3x का मान कितना है 36, और 36 तिया कितने होते हैं 108 डिग्री। कोण C कितने का है 108 का, और कोण A कितने का है 72 का। एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे जो कोण A है, जो कोण A है वो कितने का है 72 का, और जो कोण B है वो कितने का है 108 का। अब सभी कोण निकालने, मतलब C और D और रह गए, बाकी A और B तो निकाल लिए ना पे। तो यहाँ पे देखो, हमने कहा था ये आमने सामने के सम्मुख कोण होते हैं, जे जितने का कोण होगा वह उतने का भी इधर होगा। समझ आ रहा है, जितने का ये कोण है उतने का ही हो, मतलब जे 72 का तो जे भी 72 का, क्यों होगा सम्मुख कोण है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो, कोण C किसके बराबर होगा, कोण A के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण, ठीक है। तो कोण C का तो मान निकालना है, अपने पास मान किसका है, कोण A का। कोण A का मान कितना है 72 का, तो जे 72 का, तो कोण C भी 72 डिग्री का, ठीक है। अपने पास A निकाल लिया, B निकाल लिया, C निकाल, रह क्या गया D नंबर, तो कोण D का निकाल लो।
कोण डी बराबर कितना होगा, कोण बी के बराबर होगा। कोण डी किसके बराबर होगा, बी के। कोण डी बराबर बी का मान कितना, 108 डिग्री। बी का मान कितना, 108 डिग्री, दिख रहा है ये वाला, तो ये बी का मान आ गया। अब क्या आ गया, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आ गई, ए का जरा, बी का जरा, सी के जरा, डी के जरा। अतः लिख दो, अतः कोण ए बराबर कोण सी, दोनों कोण कितने के हैं, 72 डिग्री के। और कोण बी और कोण डी दोनों ही 108 के हैं, ठीक है। दोनों कितने के हैं, 108 डिग्री के। इस सम्मुख कोण यहां पर भी लिख दो, सम्मुख कोण। ओके, समझ आ गया। कोण ए, कोण सी 72 के हैं, कोण बी और कोण डी 108 डिग्री के। सारे कोण निकाल चुके हैं इसके, तो यह क्वेश्चन भी खत्म होता है। इसके बाद इसको पहले नोट करो, इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, कर लो इसको नोट जल्दी से। अब इस नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा लिया है, 22 नंबर क्वेश्चन लिया है, इसको देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया देखो, क्वेश्चन देखो बहुत लंबा चौड़ा लिखा दे रहा है, लिखा दिख रहा है, लेकिन इसमें है ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अभी पढ़ोगे और आसान से चुटकियों में आंसर दे दोगे, बस है ही नहीं कुछ इसमें, तो बस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी चौड़ी है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो, संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों के व्यय और बचत प्रतिशत में को दर्शाता है, मतलब प्रतिशत में दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, बचत और व्यय। व्यय क्या होती, खर्च, रुपए। मद क्या है, किस मद में खर्च कर रहा है, जैसे किस मद में खर्च कर रहा है, मतलब तुमने रुपए कमाए। परिवार की आय है तुम्हारी, कुछ आय 20,000 रुपए मान लो, क्या है 20,000 रुपए तुम कमा रहे हो। एक परिवार में एक व्यक्ति है जो 20,000 रुपए की आय कमा रहा है और बाकी नहीं कमा रहे, तो यानी 20,000 रुपए अर्निंग हो रही है उसकी। अब उसमें से विभिन्न मद है ना, भोजन पर खर्चा होगा, भोजन पर होगा ना, किराया होगा, किराया मकान का किराया होगा, अन्य बहुत सारे खर्चे होते हैं। उस प्रकार से किस किस मद पे खर्च हो रहा है, वो सब व्यय और बचत भी होगी, तुम्हारी बचत भी कुछ कर रहे होगे ना। परिवार की उस एक परिवार है जो रुपये अर्निंग कर रहा है, तो थोड़ी बहुत बचत भी कर रहा होगा, तो बचत भी, दोनों चीज सब किस में दे रखे हैं, प्रतिशत में है, ऐसा लिखा है, को दर्शाता है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो ये देखो पाई चार्ट में है क्या है। पाई चार्ट में देखो ये सारा लिखा है। ये मान लो तुम 20,000 रुपये कमा रहे हो, वो तुम्हारी परसेंट, यहाँ परसेंट में दे रखा है, हर चीज़ 100% होती है, यानी 20,000 रुपये कमा रहे हो तो 20 कितना है, 100% है। कितना है वो अपने आप में, जो 20,000 हैं वो कितना 100% है। अब यहाँ परसेंट में दे रखा है, जैसे यहाँ दिया है कि मकान का किराया कितना 10%, यानी जितना कमा रहे हो, जितनी परिवार की आय है उसका 10% निकालोगे तो मकान का किराया दे रहे हैं उसका, ठीक है। 5% परिवहन यानी वाहन, जैसे कार वगैरह, इनके जो खर्चे होते हैं वो क्या है, 5% खर्चा आ रहा है। अन्य खर्चा कितना है, अन्य मानो बहुत से सारे खर्चे होते हैं, इनमें अन्य में रख दिया, क्या हो गया 20%। बचत कितनी कर रहे हो, बचत भी कर रहे हो 15%। कपड़े ले रहे हो 10%, यानी कपड़ों पर खर्च कितना हो रहा है 15%। भोजन 25%, सबसे ज़्यादा भोजन पे ही खर्च हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, भोजन पर ही खर्च हो रहा है, ठीक है। बच्चों की शिक्षा 15%, कितना हो रही 15%, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, किस मद में व्यय सबसे अधिक है, किस मद में, कौन सा ऐसा काम है जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कौन सा है ऐसा, कौन सा काम है, कौन सा कार्य है जिसमें सबसे ज़्यादा रुपए खर्च हो रहा है। तो भोजन क्या है, एक भोजन है, भोजन पर हमें 25% खर्च कर रहे हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा 25% है, यानी भोजन पर सबसे ज़्यादा खर्चा, व्यय सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर है, भोजन पर, ठीक है, जो हो गया भोजन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, किस मद पर वह व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। ऐसा कौन सा मद है जो मासिक उसकी बचत के बराबर, मासिक बचत कितनी है 15%, 15% के बराबर और कौन सी खर्चा है, 15% के बराबर क्या है, 15% बचत और 15 ही ये दिख रहा है बच्चों की शिक्षा पर भी 15% का खर्चा हो रहा है। तो इसका आंसर बचत के बराबर है, तो क्या है, बच्चों की शिक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा।
बच्चों की शिक्षा, ठीक है, ये क्या यहाँ पे खर्च हो रहा है। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये, परिवार की मासिक बचत कितनी है 3000 रुपये। अब देखो यहाँ पर अगर 3000 रुपये मासिक बचत है और बचत हमारे परसेंट में दे रखी है 15, अगर हमारे पास कुल आय मान लो कितनी है 20,000 रुपये है, अगर हम 20,000 का मान लो कि 20,000 रुपये, तो 20,000 का 15% निकालें हम, और 15% निकालेंगे तो हमें बचत मिलेगी, रुपए में मिलेगी, और यहाँ रुपए में बचत दे रखी है 3000, ठीक है। तो कुल तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है, यानी कपड़ों पर कितना खर्च हुआ ये बताना है। कपड़ों पर कितना हुआ 10%, परसेंट में कितना है 10, इसे रुपए में बताना है, ठीक है। तो पहले हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कुल आय निकालना पड़ेगी। हम कुल आय निकाल लेंगे तो कुल आय का हम 15% निकालेंगे तो बचत मिलेगी जो कि 3000 रुपये, ठीक है। तो देखो कुल आय जितनी होगी उसका 15% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3000 रुपये। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये बचत परसेंट की है और ये बचत रुपए की है। तो हम कुल आय x मान लो, क्या मान ले रहे हो, x मान लो, ठीक है। माना कुल आय कितनी है x रुपए है। अब हम x का 15% निकालें, x का 15% निकालें, क्योंकि x का 15% इसलिए निकाल रहे हैं 15% बचत है, और बचत क्यों निकाल रहे हैं हम, और क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बचत हमारे पास रुपए में भी दे रखी है, क्योंकि जो रुपए 3000 निकलेगी वो बराबर में लिखेंगे, आंसर है हमारे पास 3000। यहाँ अगर x का मान होता तो ये 3000 रुपये निकलते, x का मान है नहीं, x का जगह x आएगा, का की जगह क्या रखेंगे गुणा 15 लिखो, 15 के बटे में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंट हटाइए तो नीचे क्या आएगा 100, बराबर में 3000 रुपये। अब इसको यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, जरा समझना इसको, क्वेश्चन को जगह थोड़ी कम है तो जैसे इधर लिख दिया इसके बाद इधर लिखेंगे। अब इसमें देखो क्या करेंगे, जो x के जो गुणा में संख्या है 15, x के जो गुणा में है वो कहाँ जाती है, बराबर में संख्या होती है उसके बटे में, x बराबर 3000, और 3000 के बटे में क्या जाएंगे ये वाले 15, 3000 के बटे में क्या आएंगे 15 इंटू 3000 के बटे में क्या आएंगे 15, और जो नीचे 100 है, अब जो गुणा वाली संख्या ऊपर वाली तो बराबर के बटे में चली गई, तो नीचे है वो संख्या कहाँ जाएगी, जो नीचे है बटे में है पहले से, वो बराबर वाले के गुणा में जाएगी, जो बराबर वाले गुणा हैं बराबर के 100 हो जाएंगे, ठीक है। 100 गुणा में लग जाएंगे 3000 के, 15 दूनी होते हैं 30, 2 बार कट गए, कितनी बार कट गए 2 बार, 15 दूनी 30 तो कट गए, तो 2 जीरो बची, 2 जीरो यहाँ लगा दो, यानी 2 से हो गए। x बराबर कितना हो गया 2 से गुणा 100, x बराबर कितना हो गया 20,000। देखो यहाँ पे अपन एक तरीके से मान रहे थे कि कुल आय मान लो 20,000, और यहाँ पे कुल आय क्या निकली है 20,000 रुपये ही निकल आई, ठीक है ना। अपन ने तो वैसे ही मानी थी कि कुल आय क्या मान लो 20,000 रुपये मान लो, और यहाँ पे क्या निकल रही है 20,000 ही निकल रही है, ठीक है। तो अपने पास अब क्या आ गया, कुल आय आ गई, यानी परिवार की जो आय है टोटल कुल आय कितने रुपए कमाए जा रहे हैं, तो 20,000 रुपये कमाए जा रहे हैं। अब उस पर देखो कपड़ों पर पूछा है, क्या पूछा है, कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय निकालना है, तो कपड़ों का व्यय निकाल लो। कपड़ों पर हुआ व्यय, कपड़ों पर हुआ व्यय कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास टोटल कितने 20,000 रुपये, 20,000 रुपये हैं, और 20,000 का हम कपड़े कितने 10% हैं, तो 10% निकालें हम, 20,000 का क्या निकालना है 10% निकालना एक तरीके से। तो देखो 20,000 इंटू 10, का की जगह पे गुणा लगाना, और बटे में इसके क्या लगाओगे 100, क्योंकि परसेंट हटा दी, यहाँ से जो परसेंट थी वो हटा दी नीचे रख दी। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो, और एक जीरो से जो काट दो जी वाली। अब इधर कितना बचा 2,000, कितना बचा 2,000 रुपये, एक बच रहा है, एक का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो संख्या हुई रहेगी, यानी एक का गुणा 2,000 में कर दिया तो 2,000 आ गया, कितना आ गई 2,000। अब यहाँ पे देख लो जो क्वेश्चन हो गया पूरा। अब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन कहाँ आंसर इसके समझने को, देखो पहले क्वेश्चन लिखे थे समझ आ रहे थे, उसके बाद पहले क्वेश्चन का आंसर ये भोजन बस, दूसरे क्वेश्चन ये लिखा है, दूसरे का आंसर क्या है बच्चों की शिक्षा पर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों की शिक्षा पर। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 है
तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय है। यहाँ तक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आंसर है। माना कुल आय x वाले जे वाला यहाँ लिखना है, फिर जे वाला कॉलम लिखना है, ये वाला, उसके बाद इधर जे लिखना है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इसको पूरे को नोट कर लो, पहले तो पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। उसके बाद ये 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन और लेते हैं। कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया है, उसे देखते हैं। और क्वेश्चन कौन सा है? 23 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन किया जाता है। वार्षिक संयोजन मतलब क्या होता है कि 1 साल बाद, जैसे ब्याज का मतलब क्या है, संयोजन। वार्षिक का मतलब क्या लिखा गया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है देखो पहले। जैसे 100 रुपये लिए तुमने किसी से, 100 रुपये लिए और 1 साल में उस पर 1 साल का 10% चलेगा। कितना? 1 साल, महीने पे नहीं चलेगा, 1 वर्ष का 10% चलेगा। यानी 100 रुपये पे 10 रुपये 1 साल में बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ जाएंगे 1 साल में। ठीक है, इसलिए ब्याज। अब वार्षिक संयोजन का एक मतलब जो हो गया। दूसरा क्या है, 10 रुपये बढ़ गए, यानी 100 रुपये में 1 साल बाद तुम्हारे रुपये कितने हो गए? 100 रुपये थे, ब्याज हो गया 10 रुपये, तो 10 रुपये और ऐड कर दो, अब हो गए 110। ठीक है, अब क्या हो गए? 110। अब 110 पे 10% ब्याज चलेगा। अब क्या चलेगा? दूसरी साल के लिए 110 रुपये पे दूसरी वर्ष के लिए ब्याज चलेगा। ये होता है। ठीक है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर भी ब्याज। यहाँ देखो 100 रुपये ब्याज चला, 10 रुपये हुआ। अब यहाँ पे जो ब्याज इसमें जुड़ गया ना 10, इसमें ब्याज भी तो है, रुपए तो है 100 प्लस 10 क्या है इसमें? ब्याज है, तो ब्याज पर भी ब्याज चलेगा, दोनों पर भी। इसलिए कहते हैं ब्याज पे ब्याज। वो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ देखो, पहले तो 12,600 लिखा है, क्या मूलधन है, इसको क्या बोलेंगे? मूलधन। और मूलधन को कैसे दर्शाते हैं? P। और P कितना है यहाँ पे? 12,600। ठीक है, 2 वर्ष। समय कितना है यहाँ पे? समय N से दर्शा दो या T से दर्शा दो। N से क्या है? 2 वर्ष। क्या लिखा है? 10% वार्षिक दर। दर क्या है यहाँ पे? दर या रेट क्या है? R। उसे क्या कहेंगे? 10%। ठीक है, क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को क्या बोलते हैं? यहाँ देखो, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट माने आई। ठीक है, इसको निकालना है। ठीक है, CI, इसको क्या बोलेंगे? CI। अब यहाँ देखो, पहले क्या निकालते हैं इसका? पहले निकालो मिश्रधन। मिश्रधन निकालना होता है A से दर्शाएंगे। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है? A। मिश्रधन क्या होता है? A से दर्शाएंगे। अब मिश्रधन क्या निकलेगा? अब मिश्रधन होता क्या है? 100 रुपये ब्याज पे दिए हमने, 10 रुपये में ब्याज के मिले, हमारे पास 110 रुपये हो गए। 110 रुपये हो गए ना, और जो 110 है वो है A, मिश्रधन है। ये क्या है? मिश्रधन है। ठीक है, मतलब रुपए प्लस ब्याज जुड़ जाए तब उसको क्या कहते हैं? मिश्रधन। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे A बराबर, जो सीधा हमें मिश्रधन देता है। मतलब क्या देता है? हमें क्या देता है? रुपए प्लस ब्याज जोड़ के देता है, मिश्रधन बोलते हैं इसको। ये सूत्र में देता है। तो लिखेंगे A बराबर P, ब्रैकेट में 1 + R अपॉन में 100 पावर n। घात कितनी लगाएंगे? n। A का मान तो है नहीं, A का मान तो मिलेगा ना। P का मान कितना? 12,600। यहाँ लिखेंगे 12,600। 1 की 1 लिखेंगे प्लस R का मान कितना है? 2। R का मान 2 नहीं 10, R का मान तो 10 है, 10 रख दो। वटे में क्या आएगा? 100। n का मान कितना है? 2। n का मान कितना है? 2। अब यहाँ देखो, एक 0 से 0 काट दो। ठीक है, एक 0 से 0 कट गई, यहाँ पे एक 0 से 0 कट गई। तो A बराबर क्या हो गया? 12,600। इसके यहाँ क्या बचा? एक जे वाला प्लस एक यहाँ बचा, और इसके बटे में 10। इसके बटे में क्या है? 10। पावर क्या है? n। अब यहाँ देखो, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। क्या मान लिया? 1। अब इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 10 है। 1 और 10 का क्या लेंगे? LCM लेंगे। क्या लेना है? 12,600
एक और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10। पावर क्या चल रही है, अब देखो 1 का भाग हम 10 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। यहाँ भिन्न करनी है, समझ आ रहा होगा ना, भिन्न। 1 का भाग 10 में देंगे 10 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। 1 से भाग दिया 10 में, तो 10 बार गया, तो 10 का गुणा कायम करेंगे ऊपर 10 में, 10 का गुणा कायम करेंगे इस 1 में, 10 एकम 10 प्लस 10 का भाग 10 में देंगे, इस वाली संख्या से दे रहे हैं ना जो 1 के नीचे है, 10 का भाग 10 में देंगे 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे इस 1 में, 1 एकम 1। अब जे हो गए 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11। कितना हो गया ये, 11, और ये क्या चल रहा है बटे में 10। अब यहाँ देखो, यहाँ लगा दो गुणा। अब जो 11 बटे 10 है तुम्हारे, अब ये घात कितनी लगी है, 2, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। समझ आ गए, जे 11 बटे 10 है ना, तो ये कितनी बार है, 2 बार। अब देखो यहाँ पे एक जीरो और ये दोनों जीरो कट गए, 2 जीरो नीचे हैं, 2 जीरो नीचे गए, काट दो। अब देखो यहाँ पे ए बराबर जे कितना 126 गुणा 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा। कितना आएगा, 121। ये नीचे जीरो से कट गई, 1 का भाग 11 में दिया 11 आ गया, 1 का भाग 11 में दिया 11 आ गया। अगर 1 बटे में आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ये मान लिया करो, क्योंकि ये भाग चलाता है वह संख्या थी। अब यहाँ 126 का 121 में गुणा करना है, कर लो। 126 का 121 में गुणा करना है, कर दो। 1 का गुणा करेंगे 6, 1 का 2 में करेंगे 2, 1 का 1 में करेंगे 1, क्रॉस 6 दूनी 12, 2 का 2 में करेंगे 4 1 5, 2 एकम 2, क्रॉस लगा दो यहाँ पर भी। अब फिर 1 का कर दो, 1 का 6 में 6, 1 का 2 में 2 और 1 का 1 में, 6 का 6, 2 और 2 4, जगह तो लगे 6 5 11, 11 1 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 2, वो 2 और 2 4 हो गई, हासिल 1 है तो 5 हो जाएगा, और 1 का 1, 15 2 से 46, कितना आ गया, 15 2 से 46 आ गया। अब ये क्या आया है तुम्हारा, ये ए का मान आया। ए का मान क्या मिलता है तुम्हें, ये मिलता है इसमें जो 12 या 600 रुपये थे ना, उस पर ब्याज कितना चला है, 10%। तो 10% जो ब्याज हुआ है ना तुम्हारा, 12,600 रुपये थे, और प्लस जो ब्याज चला है, दोनों जोड़ के क्या हो गया, 15,246 रुपये हो रहा है। यानी इसमें 12,600 तो ऐड है ना, इसमें दोनों कुल राशि कितनी हो गई, 15,246 रुपये हो गई, जिसमें ब्याज भी संयुक्त है प्लस ये राशि तो है ही, तब ये बढ़ के। अब देखो इससे कितना ये बढ़ गया, 12,600 से कितने बढ़ गए, वो क्या होगा, ब्याज। जो बड़ा है वो क्या है, ब्याज है। 12,600 से कितना बढ़ गया, वो क्या है, ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। हमें क्या निकालना है, ब्याज। तो हम कैसे निकालेंगे ब्याज, जो बड़ा हुआ है, जितना बड़ा हुआ है वो है ब्याज है। तो कैसे करें, इसमें से या घटा दो, इसमें से क्या करेंगे, इससे घटा देंगे ना। तो ए में से पी को घटाना, ए जेरा और पी जेरा मूलधन, ए क्या है, मिश्रधन, ठीक है। तो ए का मान है 15,246, पी का मान है 12,600, घटा दो। 6 में से 0 गया 6 बचा, 4 में से 0 गया 4 बचा, ठीक है। 2 में 6 जाएंगे, यानी एक इसमें 12, 12 में 6 गए 6 बचे। अब जे बचे 4, 4 में से 2 गए 2 बचे, जे 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, यानी 2,002 से 2,640, 2,640 रुपये क्या है, ब्याज है। यही निकालना था, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया पूरा, समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को पूरे को नोट कर लो। उसके बाद एक नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बचा, लास्ट नंबर है जो 23 नंबर क्वेश्चन जो हो गया। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन बचा है, उसे और करेंगे। पहले इसको पूरे को नोट करो, उसके बाद 24 नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया है, इसे देखते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन में ये लिया है, और यह क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा 2023 का जो पेपर है उसका लास्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लिखा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक है। टैंक है जो किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है, किसी धातु से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब चादर कितनी लगेगी इस टैंक को बनाने। त्रिज्या कितनी इसकी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी 3 सेंटीमीटर। तो एक टैंक बनाते हैं, इस प्रकार से टैंक है,
इस प्रकार से क्या है, टैंक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या ये क्या है, सर्कल होता है। तो टैंक होता है, एक साइड से टैंक देखोगे तो गोल दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा ना वो टैंक। नीचे अगर एक हिस्सा देखो टैंक का तो इस प्रकार से गोल दिखेगा, तो वो गोल टैंक है। तो ये क्या है तुम्हारी, यहाँ से त्रिज्या है, क्या है 7 सेंटीमीटर की, कितनी है 7 सेंटीमीटर। और यह होती है ऊंचाई, जो कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई है, त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या कितनी है, हल त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h बराबर कितना है, इसको r से दर्शाएंगे, r त्रिज्या को r, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे निकालने का एक बेलनाकार बंद टैंक है, किसी धातु की चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए उसकी वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, जो टैंक बना है इसमें जे भुजा किसकी होगी, चादर की, जे भुजा भी चादर की, दोनों साइड पूरा चादर से बना हुआ होगा। और आगे पीछे भी किसका बंद है, तो आगे पीछे भी किससे बना हुआ होगा, चादर से बना गया होगा। यानी कुल इसमें क्या निकालना है, इसका कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो बेलन का, या लिखेंगे बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई r और r प्लस h। ठीक है, क्या होता है 2 पाई और पाई, 2 पाई r, कोष्ठक में क्या लिखेंगे r प्लस h, इस प्रकार सूत्र होता है। देखो यहाँ देखेंगे 2 पाई का मान इस सवाल में कुछ दिया नहीं है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है 22/7, 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r का मान कितना है 7, कितना है 7, ब्रैकेट में r प्लस h, यानी r का मान है 7 प्लस h का मान है 3। यहाँ देखो ये 7 से 7 काट दो, 22 दूनी क्या हो गया 44, और कोष्ठक में कितना हो गया 10। यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई लगा दो, इनका गुणा कर दो 440 हो गया। अब ये क्या एक क्षेत्रफल है ना, किसमें चला सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में लिखा जाएगा। आयतन होता तो घात 3 में लिखा जाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा ये चादर लगेगी वो कितनी लगेगी 440 वर्ग सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं सेंटीमीटर पे स्क्वायर बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः टैंक बनाने, क्या पूछा गया था कि उसे बनाने के लिए, यानी टैंक बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी टैंक बनाने लिखेंगे, टैंक बनाने के लिए वांछित धातु की चादर, लिखें धातु की चादर की मात्रा कितनी है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ साथ ही तुम्हारा 2023 का जो पेपर था बोर्ड परीक्षा वाला, वह भी सारा खत्म हो चुका है। वहाँ पे उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं आज लेक्चर नंबर 3 में। और इससे पहले लेक्चर 1 और 2 में भी इसके 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन करें। अगर वो अभी तक देखे नहीं है तो उन्हें ज़रूर देख लें, उसके बाद यह लेक्चर देखें। ठीक है, इसके बाद तीनों लेक्चरों में तुम्हारा यहाँ पर जो क्या होगा, जो बोर्ड परीक्षा में 2023 में जो पेपर आया था वो सारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से पूरा जिन लोगों को अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दो, क्योंकि ये सारे उन दोस्तों को पहुँच जाए जो क्लास 8th में है। ठीक है, तो उनको भी इस सॉल्यूशन बोर्ड परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। और इससे जो अब 2025 और 24 का जो रह गया है, अभी 2023 का हुआ है तो 2025 और 2024 का भी पेपर हुए थे बोर्ड परीक्षा, उनका भी सॉल्यूशन कराएंगे। जिससे तुम्हें किसमें बेनिफिट मिलेगा, जो तुम पेपर दोगे 2026 में अपनी बोर्ड परीक्षा का, उसमें तुम्हें क्या होगा बेनिफिट। तुम्हारे पेपर क्या है फरवरी में से स्टार्ट है, यानी 20 फरवरी 20-21 फरवरी से तुम्हारे क्लास 8 MP बोर्ड परीक्षा के पेपर स्टार्ट हैं। तो वहाँ से और तुम्हारे पेपर में ज़्यादा गैप नहीं रहता, लगातार पेपर हैं। 1-2 दिन का कोई पेपर में 1-2 दिन का गैप हो नहीं, वैसे तो लगातार पेपर हैं। तो इसलिए
पहले से कवर करते रहें, क्योंकि पेपर को बीच में टाइम नहीं मिलेगा इन्हें कवर करने का, तो सारे कंप्लीट करते रहें। ओके, जो 2023 का कंप्लीट हो चुका, इससे बाद अब 24 और 25 का लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, उन्हें रिपीट जरूर करते रहें। ओके, टेक केयर।